अभी केस बी देखा था जिसमें स्कोप या फिर लीस्ट टर्म या फिर दोनों में जब इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली कंसिडरेशन में या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब हम केस सी देखेंगे जिसमें स्कोप में या लीस्ट टर्म में या फिर दोनों में ही डिक्रीज होता है। या तो स्कोप में अकेला डिक्रीज हो सकता है या तो लीस्ट टर्म में अकेला डिक्रीज हो सकता है या फिर दोनों में ही डिक्रीज होता है। और जो कंसिडरेशन है उसमें सिर्फ डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो केस बी और केस सी में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। केस बी में स्कोप लीस्ट टर्म में सिर्फ इंक्रीज होता है, केस सी में सिर्फ डिक्रीज होता है। लेकिन जो केस बी है उसमें कंसिडरेशन में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो केस सी है उसमें कंसिडरेशन में सिर्फ डिक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम केस सी देख रहे हैं अभी। तो अभी तक हमने ये था ये केस बी में क्या था, केस बी में मॉडिफिकेशन में ये चीज़ करनी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। जो हमने जो नए पीवी को जो कैश फ्लोज करी थी, सॉरी जो नए कैश फ्लोज की जो पीवी करी थी वो थी इंक्रीज्ड स्कोप या फिर लीस्ट टर्म के लिए, जबकि यहाँ पे जो ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो को जो पीवी था ये था ओरिजिनल स्कोप या लीस्ट टर्म। मतलब यहाँ पे कम के लिए था, कम यहाँ पे स्कोप कम था या लीस्ट टर्म कम था, लेकिन जिससे हम माइनस कर रहे थे जो नया कैश फ्लोज का जो पीवी था वो इंक्रीज्ड या फिर जो ओरिजिनल था उससे ज़्यादा उसका स्कोप या लीस्ट टर्म था। यानी दोनों यहाँ पे दोनों में पैरिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब हम केस सी में है तो केस सी में हम पैरिटी लाएंगे। मतलब केस बी में पैरिटी नहीं लानी है, ये पैरिटी सिर्फ केस सी में चलेगी। तो यहाँ पे जो नया फ्यूचर जो पीवी जो नए फ्यूचर का जो नए फ्यूचर कैश फ्लोज का जो पीवी होगा वो तो डिक्रीज्ड के लिए होगा, है ना, डिक्रीज्ड स्कोप या फिर लीस्ट टर्म। लेकिन ये फ्यूचर होगा तो ये भी ओरिजिनल पे ही है, तो ओरिजिनल पे है ना, तो इसको डिक्रीज करेंगे, इसको भी हम डिक्रीज स्कोप या लीस्ट टर्म पे आएंगे ताकि इन दोनों में पैरिटी आ सके, इन दोनों में पैरिटी आ सके। तो अब इसमें से डिक्रीज पे लाने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी पेमेंट शेड्यूल या हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल है उसमें मॉडिफिकेशन ईयर पे, मॉडिफिकेशन डेट पे ये वाली क्लोजिंग वैल्यू होगी, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसमें से अगर हम प्रोपोर्शनेट डिक्रीज कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इन दोनों की जो टर्म्स होंगी वो सेम हो जाएंगी, ये दोनों का स्कोप या लीस्ट टर्म सेम हो जाएगा। केस बी में सेम नहीं था, केस बी में मान लो अगर 5 साल का है तो केस सी में 8 साल के लिए हो गया, जो भी ये लीस्ट टर्म या स्कोप सेम नहीं था। बट इसमें लीस्ट टर्म या स्कोप हमें सेम करना है। तो ये ओरिजिनली मान लो ये 8 के लिए था, ये 8 साल के लिए था, और जो नया है वो 5 साल के लिए है पूरा लीस्ट टर्म। और जो टोटल लीस्ट टर्म नया वाला पुराना वाला 8 साल के लिए था, टोटल लीस्ट टर्म नया वाला 5 साल के लिए, तो इसको भी हमें 5 साल के हिसाब से ही लाना पड़ेगा, तभी इन दोनों में माइनस करेंगे हम केस सी में। तो इसमें से प्रोपोर्शनल डिडक्शन करना पड़ेगा हमें। तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन कैसे करेंगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा यानी यही वाला बैलेंस हम ये आएगा यहाँ पे, इसमें से देखेंगे कि ओरिजिनल एरिया कितना था। ओरिजिनल एरिया के लिए अगर अभी ये बैलेंस है तो इनटू करके हम डिक्री की एरिया में अगर इतना डिक्रीज हो गया तो उसके लिए कितना बैलेंस होना चाहिए, फिर हमारे रिडक्शन आ जाएगा, रिडक्शन अमाउंट की हमें इतना रिडक्शन करना है। इतना एरिया में डिक्रीज हो रहा है तो इतना उस एरिया का डिक्रीज का इतना WDV बनता है, उसको हम यहाँ से डिक्रीज कर देंगे उतने से। अब जैसे ये टोटल जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, मान लो ये 8 साल के लिए था, तो ओरिजिनल एरिया या ओरिजिनल एरिया हम लेके चलते हैं, मान लो 8000 स्क्वायर फुट। 8000 स्क्वायर फुट का एरिया के लिए अभी हमारे पास इतना WDV है। 5000 जो नया लीस्ट टर्म हो रहा है उसमें 5000 स्क्वायर फुट का एरिया आ रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 3000 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो 3000 स्क्वायर फुट के लिए कितना WDV होना चाहिए, ये आप रख दोगे इधर फॉर्मूले तो आंसर आ जाएगा। उसमें से ये मतलब ये आपका प्रोपोर्शनट होगा कि इतना, अगर हम 8000 के लिए इतना है WDV और 3000 के लिए इतना है तो 5000 के लिए कितना होना चाहिए, तो उसमें से आप लेस कर दो। ये इधर से अमाउंट निकल जाएगा, इधर से अमाउंट डाल के इधर से लेस कर दोगे तो ये भी आपका 5000 स्क्वायर फुट के लिए हो जाएगा, है ना। लेकिन लीस्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी लीस्ट टर्म में ट्रिक है कि यहाँ पे डिक्रीज इन लीस्ट टर्म तो ऊपर में आएगा, लेकिन नीचे में यहाँ पे ओरिजिनल एरिया था, यहाँ पे ओरिजिनल रिमेनिंग लीस्ट टर्म है। अगर मान लो लीस्ट टर्म अगर 8 साल की थी, ठीक है,
और 4 साल बीत गए। अब जो लीज टर्म है जो नई हुई है वो टोटल लीज टर्म 5 साल की है, नहीं रिमेनिंग हमारे पास कितना है, नए वाले में कितना, नए मॉडिफिकेशन के हिसाब से रिमेनिंग कितना लीज टर्म है हमारे पास, रिमेनिंग 1 साल का रिमेनिंग है, क्योंकि 4 साल तो गया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाले के हिसाब से कितना रिमेनिंग लीज टर्म है, क्योंकि ओरिजिनल वाला 8 था, 8 के हिसाब से और 4 पास कर गया, नहीं ओरिजिनल के हिसाब से अभी भी रिमेनिंग 4 साल है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। और इधर पे डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज मान लो डिक्रीज आपका हो गया 3 का डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकल जाएगा, उसमें से लेस कर दोगे आप तो आपका प्रोपोर्शनेट तो इन दोनों में पैरिटी आएगी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट से डिक्रीज करोगे, फिर वही आपको जो भी बैलेंस आएगा उसको एडजस्टमेंट करना आर सेट में करना केस बी की तरह। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है उसमें डिक्रीज हुआ है तो भाई असेट में भी तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि अगर आपका स्कोप कम हो गया तो, या स्कोप कम हो गया या आपका लीज टर्म हो गया तो आपके जो राइट ऑफ यूज असेट है उसमें भी तो डिक्रीज हुआ। तो राइट ऑफ यूज असेट में भी आप इसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिडक्शन कर लोगे, तो ये भी आपका रिमेनिंग WDV आ जाएगा, है ना, कि अब इतनी मॉडिफिकेशन का कारण हमारी जो ROU असेट है उसमें सिर्फ इतना WDV रह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी में भी प्रोपोर्शनल रिडक्शन हुआ यहाँ पे, और WDV में भी प्रोपोर्शनल रिडक्शन हुआ यहाँ पे। तो अब ये देखो डिक्रीज इन लायबिलिटी कितना है और डिक्रीज इन ROU असेट कितना है। अगर लायबिलिटी में डिक्रीज ज़्यादा है और असेट में डिक्रीज कम है तो आपके लिए तो गेन हो गया, तो आप पेंडल में डाल दो। लेकिन अगर असेट में डिक्रीज ज़्यादा हो रही है और लायबिलिटी में डिक्रीज कम हो रही है तो आपके लिए लॉस है, उसे आप पेंडल में डाल दो। ये है केस सी।